पदाधिकारियों जिन्होंने ये व्यवस्था मेरे साथ मंच में बैठे हुए माननीय श्री बघेल जी, माननीय श्री बालकृष्ण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ तो उनका सहयोग इस व्यवस्था में पूरा मिला। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पिछले 1 वर्ष से भारत में शुरू हुआ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये अभियान शुरू किया। 5 जनवरी 2009 को इस अभियान की स्थापना हुई। अब ये अभियान शुरू तो हुआ था हरिद्वार से, भारत के अब ये 680 जिलों में फैल गया। इस अभियान को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो 2,40,000 योग शिक्षकों की, जो रात दिन काम में लगे हुए गांव-गांव इस अभियान को फैलाएं। और हमारी ऐसी कोशिश है कि अगले 2 साल में 11 लाख योग शिक्षक और इस अभियान में जुड़ जाएंगे। मैंने 2 वर्ष के बाद हमारे पास लगभग 13,40,000 योग शिक्षक होंगे। अगले 2 वर्ष में आप पूछेंगे इतने योग शिक्षक कैसे होने वाले हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अब तक क्या करते थे, हरिद्वार में शिविर लगे। पिछले 1 वर्ष में हरिद्वार में 33 शिविर आयोजित हुए। 2 शिविर उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सभी राज्यों के कुल मिलाकर 33 में 2,40,000 योग शिक्षक तैयार। अब आगे मई के महीने से परम पूजनीय स्वामी जी एक जिले में शिविर करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की आने वाले, मध्य प्रदेश के कई जिलों में परम पूजनीय स्वामी जी के 3-3 दिन के शिविर आयोजित हो रहे हैं और ये शिविर अगले 2 साल तक चलेंगे। इन शिविरों में करीब 11 लाख योग शिक्षक तैयार करने की योजना। तो अगले 2 साल में लगभग 13,40,000 या 13.5 लाख योग शिक्षक हो जाएंगे। करना क्या है, हर गांव में कोई योग शिक्षक हमारे हों, ऐसी हमारी तैयारी। भारत में लगभग 6,38,365 गाँव हैं। एक गांव में अगर 2 योग शिक्षक हमारे हो जाए तो लगभग 13,40,000 योग शिक्षकों का उपयोग हर गांव में करना है। क्या करना है उन योग शिक्षकों की मदद से, भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, सुखी बनाना, ये पहला उद्देश्य है। और भारत देश को सुखी बनाना, निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, ये दूसरा उद्देश्य है। हमारा देश सुखी हो, और सुखी होने की जो परिभाषा है, सबसे पहले निरोगी होना सुखी होने का पहला चरण है। हमारे यहाँ ये माना जाता है दैविक दुख माने शरीर का दुख, फिर दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख, और फिर भौतिक दुख। ये तीनों दुख दूर हों तो कोई भी व्यक्ति सुखी होगा। हमारे देश में एक महान कवि हुए, माने राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें किसी को शरीर का दुख नहीं था, दैहिक दुख नहीं था, माने बीमारियां नहीं, किसी को भूस्खलन नहीं होता था, अतिवृष्टि नहीं होती थी, अनावृष्टि नहीं होती थी, ऐसा राम राज्य था। और भौतिक दुख भी किसी को नहीं था। भौतिक दुख हमारी गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी। तो राम राज्य में सभी सुखी थे। तो सुखी होने का माने 3 तरह के दुख ना हो। तो हम चाहते हैं भारत के सभी नागरिक सुखी बने, क्योंकि भारत में एक बड़ी महान परंपरा है हजारों सुखी बनाना। ये पहला उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। दूसरा उद्देश्य है भारत देश को सुखी बनाना। अब नागरिक सुखी हो, फिर देश सुखी हो।
ये दो उद्देश्य। नागरिकों को सुखी बनाने की जरूरत इसलिए है कि भारत के नागरिक इस समय बहुत दुखी है, और अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा दुखी नागरिक दुनिया में भारत है। उसके कई कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण है अपने देश के लोगों को बीमारियां पसंद हो गई, और इतनी बीमारियां हो गई हैं कि उनका इलाज सरकार के बस में नहीं है। अपने भारत देश की जो सरकार है ना, इस सरकार का एक मंत्रालय है, उसका नाम है परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का ये जो मंत्रालय है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका ये कहना है कि भारत में 120 करोड़ की जनसंख्या है, 120 करोड़ हो गई जनसंख्या। इसमें 77 करोड़ लोग भयंकर बीमार, 120 करोड़ में 77 करोड़ लोग बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो भारत की जनसंख्या का 75% भयंकर बीमारियों का शिकार है। क्या क्या बीमारियां हैं? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज नाम का रोग है, शुगर का रोग, मधुमेह जिसको आप हिंदी में कहते हैं। 5,70,00,000 लोगों को हो चुका है, और सरकार कहती है कि अगर 2-3 साल ऐसे ही चला तो 3 करोड़ लोग और इसमें आने वाले हैं मधुमेह। माने 8,70,00,000 लोगों को ये रोग होगा 3 साल के बाद, बहुत तेजी से फैल रहा है। तकलीफ की बात क्या है? रोग होना तकलीफ की बात नहीं है, रोग का इलाज नहीं है, ये तकलीफ की बात है। ये जो डायबिटीज है ना, इसका इलाज नहीं है। तो आप बोलेंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो डायबिटीज का इलाज करने की दवा देते हैं इंसुलिन, उससे समस्या और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्या होता है? जो लोग डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं ना, इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि इंसुलिन किडनी को खराब करता है। डायबिटीज के मरीज अगर रोज इंसुलिन लेना तो कभी भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय घात, क्योंकि उनका खून जो है ना वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की नसें फट सकती है। डायबिटीज के किसी भी मरीज को आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन आ जाता है। डायबिटीज के किसी मरीज को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वो चोट धरती नहीं है, घाव बड़ा 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 होता जाता है, और फिर कई बार वो अंग काटना होता है, जिसको गैंग्रीन। डायबिटीज जिसको हो जाती है, शरीर उसका बिल्कुल बेकार हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, निर्वीर्यता आ जाती है, कमजोरी बहुत आ जाती है। ये बहुत खराब हो गया, और इसका इलाज नहीं। ये जो इंसुलिन देते हैं ना, ये इंसुलिन शुगर को दबाता है, ठीक नहीं करता। एक होता है बीमारी को दबाना, और एक होता है बीमारी को ठीक करना, भगाना। दबाने की कहानी ऐसे है कि ये सारा जो गंदगी है ना, इसको इकट्ठा करके आपकी चटाई के नीचे दबा दें, लेकिन गंदगी ठीक नहीं हुई, चटाई के नीचे दबी हुई है। जैसे ही चटाई को हटाएगी ये गंदगी फिर फैलेगी। समझ में आया? इंसुलिन जब तक दे रहे हैं तब तक शुगर दबी हुई है, इंसुलिन जैसे ही बंद करेंगे शुगर फैलेगी, मर जाता है। डायबिटीज के रोग में डॉक्टर कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब होता है चुपचाप मार देगा, पता ही नहीं। और इसका इलाज दूसरी बात, ऐसे ही बहुत गंभीर रोग है हमारे देश में
जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, ये 20 करोड़ लोगों को है हाई बीपी, और इसका भी इलाज है। इसमें क्या है, गोली खाते रहो तो बीपी दबा रहेगा, गोली बंद कर दो फिर हो जाएगा। ऐसे ही भारत में 12 करोड़ लोगों को आंखों का एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं, उसका नाम है ग्लूकोमा, काला पानी कहते हैं उसको, कोई लोग काला मोतिया भी कहते हैं, कोई इलाज नहीं। ऐसे ही आंखों का एक गंभीर रोग है रेटिनल डिटैचमेंट, कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया। आप अमेरिका भी चले जाओ तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक नहीं होगा। आंखों में और ये गंभीर रोग हो गया, ये छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ गया, अभी इनकी उम्र नहीं है पर उनको चश्मा चढ़ गया। पहले ऐसा माना जाता था 40 साल के बाद चश्मा आता, लेकिन ये बेटी तो मुश्किल से 10 साल की है, चश्मा। कई बच्चे बचपन से चश्मा लेके पैदा होते, और ये जो चश्मे का नंबर है ये बड़ा बड़ा और बड़ा होता है, कम नहीं होता। चश्मा मोटा मोटा और मोटा होता है, कम नहीं होता। भारत में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फेफड़ों का रोग है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस है, दमा, दम निकलने की, ये भी ठीक नहीं। ऐसे ही भारत में संधिवात, अंग्रेजी में हम बाउट कहते हैं, और दूसरा उसका एक और नाम है अर्थराइटिस। 17 करोड़ लोगों ठीक इसके होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि गठिया के रोग में दर्द बहुत होता है। दर्द को दबाने के लिए गोली खिलाते हैं, दर्द मिटाने की कोई गोली अभी तक दुनिया में बनी नहीं। दर्द को दबाने की गोलियां हैं, मिटाने की एक भी गोली नहीं। गठिया का भी इलाज। इसी तरह से और एक गंभीर रोग है कैंसर। 8 करोड़ लोगों को कैंसर है इससे, और हर साल 24 लाख उसमें मर जाए, इसका भी इलाज। तो जो लाइलाज रोग है, जिनका इलाज ही नहीं है, ऐसे रोग हमारे देश में 77 करोड़ नागरिकों को हो गए हैं। और जो छोटे मोटे रोग हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसकी तो मैंने गिनती नहीं की अभी। कमर का दर्द, पैरों का दर्द, इसकी तो गिनती ही नहीं की है। सिर का दर्द, इसको मैंने अभी गिना नहीं है। जो गंभीर रोग हैं जिनका इलाज ही नहीं होता, वो 77 करोड़। अब एक तरफ तो रोग बहुत गंभीर है, दूसरी तरफ हमारी सरकार के पास इन रोगों का इलाज करने के लिए फरवरी 26 तारीख को बजट आया। मैंने भी सुना, आपने भी सुना। उस बजट में हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि सारे देश के लोगों की चिकित्सा के लिए 22,300 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे कि 22,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे भारत के लोगों की चिकित्सा। लेकिन अगला ही वाक्य जो बोला वित्त मंत्री ने, मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि 22,300 करोड़ का जो खर्च होगा, इसमें से 85% खर्चा तो चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह देने में ही चला जाए। हमारे सरकार के जो अस्पताल चलते हैं ना, सरकारी अस्पताल, इनमें डॉक्टर काम करते हैं, नर्सेज काम करती हैं, वार्ड बॉय काम करते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ होता है। तो ये जो भी कुछ मेडिकल स्टाफ है, इसको तनख्वाह देने में ही 85% चला गया। तो मैंने हिसाब निकाला तुरंत, तो पता चला 22,300 करोड़ में से 20,000 करोड़ तो तनख्वाह देने में गया। अब बच गया 2,300 करोड़। ये खर्च होगा हमारे लिए।
तो मैंने हिसाब निकाला, हर आदमी के लिए 1 साल में चिकित्सा का खर्च 20 रुपए आएगा। 20 रुपए एक आदमी साल भर में सरकार से 20 रुपए पाएगा। अब 20 रुपए में क्या ठीक कर लेगा वो? खाने का पानी नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पानी भी 15 रुपए का लीटर। मतलब सीधा सा ये है कि सरकार आपके ऊपर 20 रुपए साल का खर्च करेगी, इसमें सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होगा। समझ में आए? मेरे सरकार के पास पैसे ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे चिकित्सा में। यही तो होगा, सरकार के पास में पैसे हैं, वो तो जितने पैसे हैं वो तनख्वाह देने में डॉक्टर्स को उन्हीं पे खर्च करने वाली है। जो बचेंगे 20 रुपए हर आदमी के हिसाब से, उसमें भ्रष्टाचार होगा। आपको मालूम है? हाँ, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार होगा। और भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार का 1 रुपया 85 पैसा लूटता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। तो 20 रुपए में से 17-18 रुपए तो लुट जाएंगे भ्रष्टाचार में। आदमी के पास 2 रुपए पहुंचे, अब क्या करे 2 रुपए में? करा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परिणाम जो होता है वो ये कि हर व्यक्ति को इलाज कराने के लिए अपनी जेब से खर्च करना होता है। और ये जो अपनी जेब का खर्चा है, इसी को सरकार कहती है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, निजी खर्च। तो 1 साल में ये जो खर्च होता है ना हमारी जेब से, ये 7 लाख करोड़ रुपए चिकित्सा में जो हम खर्च करते हैं। डॉक्टर को फीस देते हैं, ऑपरेशन का खर्चा उठाते हैं, हॉस्पिटल का पैसा भरते हैं, दवाओं का खर्च उठाते हैं। 4 स्तर पर हम खर्चा करते हैं हर साल 7 लाख करोड़। और ये कैसे होता है? 2-3 उदाहरण से समझ में आ जाएगा। भारत में हर साल 4.5 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आता है। हर साल 4.5 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक का इलाज एक ही है, एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन। एक एंजियोप्लास्टी करें तो 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो हिसाब को 4.5 करोड़ में 1.5 लाख का गुना ऐसे खर्च होता है। और दुर्भाग्य पता है क्या है? आपने 1.5 लाख रुपए देके जो ऑपरेशन कराया एंजियोप्लास्टी, उसमें क्या होता है? एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो आपके हृदय में डाली जाती है। हृदय को रक्त देने वाली कुछ नलियां हैं और रक्त लेने वाली कुछ नलियां। हृदय का काम क्या है? हृदय शब्द जो है ना संस्कृत का शब्द है। री माने लेना, दय माने देना, लेना देना, लेना देना, लेना देना करे वो हृदय। लेना देना किसका? खून, रक्त का। हृदय खून को लेता है और साफ करके वापस शरीर को देता है। तो खून लेने के लिए एक नली होती है, देने के लिए दूसरी होती है। तो खून लेने और देने वाली नली में एक स्टंट नाम की स्प्रिंग डाली जाती है। स्प्रिंग बॉल पेन में देखा एक स्प्रिंग होती है, वही स्प्रिंग डालते हैं। वो स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है। तो जब ऑपरेशन के बाद वो डाली जाती है तो 1.5 लाख रुपए डॉक्टर ले लेते हैं। ऐसी लूट मची है। और ये जो स्प्रिंग है, ये जब डल जाती है, ये इतनी सी स्प्रिंग होती है, यहां पर डालते हैं तो उतने स्तर पर तो नली ठीक हो गई, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज आ जाता है। तो 6-8 महीने में बेकार हो गया। 6-8 महीने के बाद फिर हार्ट अटैक आता है, दोबारा फिर एक और स्प्रिंग डाल देता है डॉक्टर, फिर 1.5 लाख ले लेता है और वो 6-8 महीने में फिर बेकार होता है। फिर तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा बाईपास सर्जरी करा दो, उसमें 2.5 लाख रुपए खर्च होगा।
और बाईपास सर्जरी 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चलती, वो बेकार है। बाईपास सर्जरी पता क्या करेगा, इस नली के पैरेलल एक दूसरी नली को उठाएगा, उसमें से खून जाएगा, लेकिन वो नली 1.5-2 साल में बंद हो जाएगी, फिर बेकार हो जाता है। फिर कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी करा, और ओपन हार्ट सर्जरी में आपकी जयराम जी के पैसे भी गए, मरीज भी गए। ये समस्या बड़ी कि इलाज के लिए हम खर्चा भी करें और इलाज नहीं हो। ऐसे ही हम डायबिटीज के लिए खर्चे करते हैं, लेकिन डायबिटीज ठीक नहीं होती। ब्लड प्रेशर के लिए खर्चे करते हैं, वो ठीक नहीं होता। तो पैसे खर्च करते हैं, उसका तो दुख है ही, इलाज नहीं होता, वो और तकलीफ के बाद। क्यों नहीं होता, आप पूछो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो इलाज करने की पद्धति है, यही गलत है। आप बोलोगे क्या गलती है इसमें? गलती सीधी सी समझाता हूं आपको सरल भाषा में, कि जब स्प्रिंग आप डालते हो किसी भी नदी में, भैया थोड़ी देर बाद गिलास ले जाना, अभी मुझे पीना है। ये जो स्प्रिंग डालते हैं ना, ये पद्धति गलत है इलाज। क्यों गलत है मैं समझाता हूं आपको। स्प्रिंग डाली जाती है खून को, खून लेने वाली जो नली है ना, इसमें रुकावट है, रुकावट माने कचरा पैदा हो, तो अब उस कचरे की सफाई नहीं करते डॉक्टर, समझ में आया? उस कचरे की सफाई नहीं करते, कचरे के बीच में स्प्रिंग डाल देते हैं ताकि वो चौड़ी हो जाए, ताकि खून ज्यादा है। अब आप मुझे थोड़ी अकल लगा के बताओ, कचरे की सफाई करना अच्छा है या कचरे को रहने देते हुए वहां पे स्प्रिंग डालना? देखो इन बच्चों को भी समझता है, डॉक्टर को नहीं समझता है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके घर में रसोई घर है, रसोई घर में बर्तन धोने का एक सिंक होता है, उसमें कचरा फंस जाता है, तो पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं सिंक को, क्या करते हैं? साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? एक डंडा लेते हैं, उसमें कपड़ा बांधते हैं और उसकी नली में डाल देते हैं, कचरा निकल जाता है। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही हृदय का काम है, कचरा साफ करना चाहिए। डॉक्टर भी समझता है ये बात, जो मुझे समझती है वो डॉक्टर को मालूम है कि कचरे की सफाई कर दो ताकि इसको बार बार ये चक्कर ही ना हो। लेकिन डॉक्टर इतना हरामी है, वो कचरा क्योंकि आपका अगर कचरा साफ हो गया तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा? स्प्रिंग पे स्प्रिंग बिठाएगा, कहेगा एक एंजियोप्लास्टी करो, दूसरी करो, तीसरी करो, बाईपास सर्जरी करो, ओपन हार्ट सर्जरी करो। अरे मूर्ख आदमी कचरे की सफाई करते। तो आप बोलोगे जी कचरे की सफाई कैसे होती है? कचरे की सफाई करने का सबसे सरल उपाय बता, हमारे भगवान ने सब चीजें बनाई है दुनिया, बस उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भगवान ने खून के कचरे की सफाई करने के लिए 2 चीजें बनाई, अद्भुत है। एक का नाम है नींबू, नींबू जानते हो? ये खून के कचरे की सफाई करता है। और दूसरे का नाम है लौकी। लौकी देखिए, लंबी वाली, मैं कोई रस पी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। लौकी जो है ना, इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो खून के कचरे को जड़ से साफ करते हैं, और नींबू में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो खून के कचरे को जड़ से साफ कर रहे हैं। तो जिसको भी खून में कचरा भर गया, माने ब्लॉकेज आ गया, तो उससे ये कहो ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि उसमें तो इलाज ही नहीं होने वाला, उसमें तो डॉक्टर अपनी जेब भरेगा, तुम्हारी जेब काटेगा। क्या करो? खून का कचरा साफ कर लो,
जैसे नाली में से कचरा साफ करते हैं वैसे हम कचरे में कचरा, तो कचरा साफ करने के लिए क्या करो, लौकी खाओ नींबू के साथ, नींबू कचरा साफ करेगा लौकी की तरह, तो लौकी नींबू के साथ जो खाएगा उसी का कचरा साफ हो जाएगा। तो हार्ट अटैक का इलाज ये है, और 7 लाख करोड़ बचेगा नहीं। अब ये बात अगर सबको बताएं गांव-गांव जाकर, तो लोगों का भला होगा कि नहीं? लोगों को मालूम नहीं, लोगों को क्या नहीं मालूम, लौकी से खून का कचरा साफ होता है, ये डॉक्टर को मालूम, क्योंकि डॉक्टर ने ये पढ़ाया था। नींबू के रस से खून का कचरा साफ होता है, ये डॉक्टर जानता था, लेकिन बेईमान इतना है कि बताएगा तो जिंदा बंद होता है। तो भारत स्वाभिमान के एक गांव में 2-2 योग शिक्षक बनाने का हमारा लक्ष्य ये है कि हर गांव के हर आदमी को हम ये बता सके कि हृदय में ऑपरेशन मत कराओ, कचरे की सफाई करो। और कचरे की सफाई के लिए लौकी का रस नींबू डाल के पियो, बस ही दी बात। लौकी का रस निकालो, छिलका मत उतारो, क्योंकि छिलके में ही सारी ताकत है। छिलका उतारा तो गड़बड़ हो गया, छिलका मत उतारो। और रस निकालते समय जो लौकी का कचरा निकलता है वो खा लो, ये कचरा ही कचरे को साफ करता है। लौकी का कचरा खून के कचरे को साफ करता है, और लौकी में नींबू डाल दिया तो और जल्दी साफ होता है। तो मैंने अभी 1 गिलास से लौकी का रस पिया आपके सामने, इतना रस कोई भी आदमी रोज पी ले तो 3 महीने में उसका खून बिल्कुल साफ हो, 3 महीने। और उसको जितना ब्लॉकेज है ना 99%, तो 3 महीने में निकल जाए। मैंने हजारों मरीजों का ऐसे किया, मैं चिकित्सा भी करता, हजारों नहीं लाखों का किया, और वो सब बिना खर्चे ठीक। अब ये बात गांव-गांव तक कौन पहुंचाए? टीवी चैनल वालों को हम कहते हैं कि ये बात दिखाओ, तो कहते हैं इसका विज्ञापन करो, पैसे दो। वो भी इतने हरामी हैं, बिना पैसे कोई बात ही नहीं बताते। अब मैं अगर ये बात टीवी पे कहता हूं तो मेरे पैसे दो, किस बात के पैसे दो? लोगों को ये बताने की लौकी का रस पियो, नींबू डाल के, अब इसके पैसे दो, तब वो दिखाएंगे। अब पैसे नहीं है तो क्या करें? तो हमने ये तय किया कि 13,40,000 योग शिक्षकों को ये बात खूब अच्छे से सिखा के गांव-गांव भेजो, तो सबको बता देंगे फोकट में, निःशुल्क, और सब लोगों का हृदय घाट ठीक हो जाएगा, 7 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा, डॉक्टर की दुकानों में ताला लग जाएगा, बहुत अच्छा बंद हो जाएंगे, लूट मचाएंगे। आपको नहीं लगता कितना सरल इलाज है? भारत में ऐसे सब बीमारियों के इलाज, हर बीमारी का इलाज ऐसा है। आप किसी बीमारी का नाम लो, इलाज इतना ही आसान, लो नाम लो, आंखों से कम दिखता है, अब ये बीमारी आंखों से कम दिखता है, चश्मा चढ़ गया है, इस बीमारी का बहुत आसान है। आंखों से कम दिखना तब शुरू होता है जब शरीर में विटामिन ए की कमी आती है। अब विटामिन ए की कमी है शरीर में तो 100% चश्मा लगेगा। तो क्या करना? विटामिन ए की कमी पूरी कर दो। अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? सबसे बढ़िया है दूध, खूब भरपेट दूध पियो सवेरे शाम। और दूसरी चीज विटामिन ए जो है ना तब कम होता है जब शरीर में कैल्शियम और विटामिन सी कम हो जाता है। विटामिन सी कम होगा तो विटामिन ए कम होना ही है, कैल्शियम कम होगा तो भी विटामिन ए कम होना है। तो कैल्शियम और विटामिन सी खाओ, मतलब 2 आंवले रोज खाओ। आंवले में भरपूर तो कैल्शियम है और भरपूर विटामिन सी है।
तो जो व्यक्ति रोज 2 आंवले खाएगा और दूध पिएगा उसकी आंखों का चश्मा उतर है। कितना अच्छा है। आंखों में सबसे खराब रोग है जिसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट। ये तो अमेरिका में भी ठीक नहीं होता, लेकिन इस रोग का अपने भारत में बहुत बढ़िया इलाज है। मैंने रेटिनल डिटैचमेंट के हजारों मरीज ठीक किए हैं। इतनी अच्छी दवा है, उसका नाम है गाय का मूत्र। ये जो गोमूत्र है ना, ये आंख में डालो, एक बूंद। जिनको भी रेटिनल डिटैचमेंट हो गया 3 से 4 महीने में रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। छान के बिना छाने दोनों। गाय के शरीर से मूत्र जो है ना छन के ही आता है। भगवान ने गाय के शरीर में 2 किडनी दे रखी है, जैसे आपको है वैसे गाय को। आपका मूत्र छन के आता है, गाय का भी छन के आता है। तो वो छनने की चिंता मत करो, डालने की बात सोचो। और गाय की बछड़ी का डालो तो जल्दी ठीक हो जाता है। और मैंने तो ये परीक्षण किया कि रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा जिसको काला मोतिया कहते हैं, वो भी गोमूत्र डालने से ठीक हो गया। आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। तो 2 आंवले खाओ, गाय का दूध पियो, घी डालिए, क्योंकि घी में बहुत विटामिन है। तो गाय का दूध, गाय का घी रोज पियो, 2 आंवले खाओ और 1 बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल दो, तो आंखों के सब रोग कोई भी डाल सकता। अब सोचो कितना सरल इलाज है। लेकिन महत्व की बात क्या है कि गाय तो सबके पास है, मूत्र भी सबके पास है। पता नहीं है हमें कि गोमूत्र आंखों में डालो तो ये हो जाए। अब ये पता डॉक्टर को है, लेकिन हरामी नंबर 1 में बताएगा नहीं। समस्या क्या है ना, वो बताए तो बंद हो जाए। तो हमने ये संकल्प किया कि ये बात अपने योग शिक्षकों को हम सिखा के हर गांव में भेज दें, तो आंखों का रोग बिल्कुल बंद। ठीक है। अब तीसरे रोग का नाम लो, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ये ब्लड प्रेशर तो इसी से ठीक हो जाता है, लौकी के रस से। खून का कचरा जो है ना, वो क्या है? खून का कचरा माने कोलेस्ट्रॉल। खून का कचरा माने ट्राइग्लिसराइड्स। मैंने हिंदी में उसको कचरा कहा, विज्ञान उसको कोलेस्ट्रॉल कहता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, माने खून में कचरा पैदा हो गया। तो खून के कचरे की सफाई माने कोलेस्ट्रॉल कम करना, ट्राइग्लिसराइड कम करना। वो लौकी के रस से और नींबू के रस से ही हो जाता है। तो जो भी लौकी का रस पिएगा, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और टेंशन, मानसिक तनाव, ये रोग है ना, इसकी बहुत अच्छी दवा भगवान ने दे रखी है हमको। ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा है। ये जान, मेंटल टेंशन की सबसे बढ़िया दवा है प्राणायाम। और प्राणायाम में भी एक प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम। प्राणायाम तो 7 हैं, एक तो भस्त्रिका, एक तो कपालभाति, उसके बाद जो हम करते हैं ना अनुलोम विलोम, ये टेंशन की सबसे बढ़िया बीमारी का। और जल्दी ठीक करना है तो अनुलोम विलोम करो, और रात को सोते समय गाय का घी नाक में डालो। गाय है ना, उसका घी गर्म कर दो, 1 बूंद नाक में डाल के सो। और जब डालोगे ना तो हल्का गर्म करें, तभी अंदर जाएगा। ये तो ठंडा घी अंदर नहीं जाएगा। हल्का गर्म घी डाल दिया और ऐसे खींच अंदर जाके देना, ये दिमाग में पहुंच जाता है दिमाग के रास्ते। और घी के बारे में जो रिसर्च हुई है आज तक वो ये कि ये दिमाग के हर उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां दवा भी नहीं पहुंच सकती। घी की ये था तो गाय का घी डाल के रात को सो, टेंशन करो, सवेरे उठ के अनुलोम विलोम करो, टेंशन और जल्दी करो।
इंसोम्निया माने नींद नहीं आना। इसकी यही दवा है, तो बताइए अभी टेंशन के कारण नींद नहीं आती, तो टेंशन खत्म होगा तो नींद आएगी। और नींद आने के लिए अनुलोम विलोम करो और नींद आलो, बहुत बढ़िया नींद आती। मैं तो आज ही कह रहा हूँ, आज ही करना। खाएगा घी तो मिल ही जाएगा, रात को डाल के सोना, सवेरे देखना कितनी जोरदार नींद आएगी। मैंने तो देखा जिनको खर्राटे होते हैं, नाक बजती है, उनकी नाक बजना भी बंद हो जाती है घी डालते, और कई बार नाक में रुकावट आ जाती है जिसको पॉलिप कहते हैं। डॉक्टर कहता है ना नाक को काटो, मांस निकालो, वो मांस को निकालने की जरूरत नहीं है, बस घी डालो, मांस अपने आप कम हो जाए। फोबिया माने डर, किसी भी चीज से डरने वाला डर। इसकी सबसे बढ़िया दवा यही है। अनुलोम प्राणायाम में एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी से निकालते हैं, दूसरी से लेते हैं, पहले से। ये जो प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, फिर उसके भस्त्रिका, फिर उद्गीत और प्रणव, ये सब 7 प्राणायामों का एक सेट है परम पूज्य स्वामी जी ने बनाया। और उसका एक ऑर्डर है, पहले भस्त्रिका करना, फिर कपालभाति करना, फिर अनुलोम विलोम करना। इस तरह से क्रमवार 1 घंटे रोज कर दो, तो हमने देखा 148 लोग जड़ से ठीक हो जाते। 148। जिन लोगों को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता वो प्राणायाम से ठीक हो जाए। जैसे डायबिटीज का इलाज नहीं डॉक्टर के पास, लेकिन आप प्राणायाम करो, 3 महीने में डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाए। मेरे पास ऐसे लाखों मरीजों का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है जिनको 40-40 साल से शुगर थी, और वो आए हमारे योग शिविरों में, और कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई 21 दिन, कोई महीना, कोई 1.5 महीना, जिसकी जैसी कैपेसिटी थी उन्होंने शिविर की। कुछ 7 दिन में सीख के घर चले गए, अपने घर में, कुछ लोग 15 दिन सीख कर घर चले गए। लेकिन सबने बताया कि 2.5-3 महीने के प्राणायाम में ही जड़ से शुगर ठीक, और इतनी अच्छी ठीक हुई है उनकी शुगर कि अब वो रोज 250 ग्राम की चीनी खा ले तो उनकी शुगर 1% नहीं बढ़ती। ये चमत्कार है, दुनिया में कभी नहीं होता ये प्राणायाम से। तो आप प्राणायाम सीख लो, सब बीमारियों का। इससे दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, टीबी ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होती है, हाइपरटेंशन ठीक होता है, ब्लड प्रेशर जो है हाई लो दोनों ठीक होता है, गठिया ठीक होता है, संधिवात ठीक होता है, माताओं के शरीर में गर्भाशय में गांठ हो जाती है वो भी गल जाती है, दिमाग में गांठ हो जाती है वो गल जाती है। इतनी अद्भुत चीज है ये प्राणायाम। भारत के करोड़ों लोगों ने पिछले 10 साल ये प्राणायाम कर करके अपनी बहुत बीमारियां ठीक की हैं। आप भी करो, क्योंकि सरकार के पास बीमारी ठीक करने के लिए पैसे नहीं है और कभी होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? जितना खर्चा है वो डॉक्टरों की तनख्वाह देने में जाएगा, और डॉक्टरों को ये निकाल नहीं सकते, नहीं तो हॉस्पिटल कैसे चले? बजट ज्यादा इनके पास बढ़ाने को पैसे नहीं, ज्यादा खर्च करने को पैसे नहीं, क्योंकि आमदनी कम है। सरकार की आमदनी 60 पैसा है और खर्चा 1 रुपया, मालूम है? अब आमदनी 60 पैसा, खर्चा 1 रुपया, तो 40 पैसे हर साल कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे, टैक्स के लिए लोगों को महंगाई बढ़ेगी ज्यादा, और ज्यादा महंगाई बढ़े तो सरकार गिरेगी। ये दुष्चक्र में फंसे हैं, सरकार वाले कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी को अपने इलाज के लिए खुद काम करना पड़ेगा, और सबसे सरल काम है प्राणायाम करो। हर दिन सवेरे 5 बजे उठो, आस्था चैनल खोलो और देखो स्वामी जी कराते हैं, देख देख के करो। नहीं तो हमारी योग कक्षाओं में जाओ, हमारे योग शिक्षक सिखाते हैं, देख देख के सीखो। और इसमें मजा इतना आता है कि हम तो खुद करें, अपनी बीमारी मिट जाए, फिर दूसरे को हम सिखाएं, उसकी भी बीमारी मिट जाए।
फाइल्स के बारे में, फाइल्स के बारे में प्राणायाम करो, योग करो, दोनों। अब इसके साथ और एक काम कर लो, फाइल्स ठीक हो जाएगा। गोमूत्र पी लो थोड़ा, आधा कप, बस महीने से 1.5 महीने में जड़ से फाइल्स ठीक। और एक छोटा सा काम कर सको तो कर लेना, मुनक्के खाओ रोज। मुनक्का जानते हैं? मुनक्के को पानी में डाल दो, रात भर भीगा रहे, 5-6 मिनट के, सवेरे उसका दाना निकाल देना, बीज, और मुनक्का चबा के खा लेना, पीछे से वो पानी पी लेना, फाइल्स बिल्कुल जड़ से ठीक हो। और पूछो। सोराइसिस माने चमड़ी का एक रोग होता है, इसको ठीक करने के लिए प्राणायाम करो, बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसमें सभी प्राणायाम करने पड़ते हैं सोराइसिस, भस्त्रिका से लेके अंतिम प्राणायाम जिसको हम उद्गीत कहते हैं, सब प्राणायाम करो। और साथ में एक काम करो, गाय का मूत्र लगाओ जहां पे सोराइसिस हो गया, 15 मिनट उसको सूरज की धूप में रखो, 15 मिनट, फिर उसके बाद उसको पानी से धो लेना, तो बहुत जल्दी सोराइसिस जड़ से निकल जाएगा। सोराइसिस की दुनिया में दवा नहीं है, ध्यान से सुनना। इसकी एकमात्र दवा है प्राणायाम और गाय का मूत्र, गोमूत्र लगाना, प्राणायाम कर। और इम्पोर्टेंस नपुंसकता, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है एक तो प्राणायाम करना, सभी प्राणायाम करने पड़ेंगे नपुंसकता। भस्त्रिका से शुरू करके उद्गीत तक 7 प्राणायाम रोज करना, 1 घंटा। और गन्ने के रस में चूना मिला के पीना, गन्ने का रस है ना, उसमें चूना मिला के पीना। चूना कौन सा? जो पान की दुकान में मिलता है। कितना चूना मिला है? 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना, 1 गेहूं का दाना कितना बड़ा, उतना चूना, 1 गिलास गन्ने का रस मिला के रोज 3-4 महीने से 6 महीने तक लगातार ये रस पीना है चूने के साथ। फिर आप बोलोगे गन्ना नहीं मिला, तो जितने दिन गन्ने का रस मिले उतने दिन गन्ने का पियो। जब गन्ने का रस मिलना बंद हो जाए तो संतरे के रस में चूना मिला के पियो, वो ना मिले तो मौसम्बी के रस में चूना मिला के पियो। 6-7 महीने में नपुंसकता बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन प्राणायाम के साथ। एक भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और इलाज इतना आसान है जो बता रहा हूं मैं आपको। कितना आसान है समझ में आया? नपुंसकता, जिसके लिए लोग 20-20 साल डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, फोकट में ठीक होने वाली बीमारी। इसका एक छोटी बीमारी हो है, वो भी बता देता हूं, आपने लोग पूछा नहीं शायद शर्म के मारे। नपुंसकता तो एक बीमारी है, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या खत्म हो जाना, ये और भी खराब बीमारी, उसका भी इलाज है अपने पास। प्राणायाम करना एक तो, दूसरा लौंग का तेल गुनगुने पानी में मिला के पीना। लौंग है ना, लौंग, उसका तेल आता है मालूम है, तो 1 बूंद लौंग का तेल 2 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के किसी को भी पिलाओ, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भरपूर बढ़ जाए। कितना आसान इलाज है, लेकिन डॉक्टर के चक्कर में फंसे 20 साल घुमाएगा, उसके पहले छोड़ेगा नहीं, सारे पैसे घर से निकाल लेगा आपको। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर से बचो। आपको मैं खराब बात कहना चाहता हूं, मैं भी खुद डॉक्टर हूं होम्योपैथी का, तो भी ये बात मैं कहता हूं कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डॉक्टर। कारण जानते हैं क्या? 99% डॉक्टर बेईमान हो गए हैं, सिर्फ 1% डॉक्टर ईमानदार बचे हैं। और वो बेईमानी बताए क्या करते हैं? सबसे बड़ी बेईमानी ये करते हैं कि जो दवा आपको वो लिखते हैं, वो दवा में कमीशन खाते हैं। अब डॉक्टर अगर दवा में कमीशन खाएगा तो डॉक्टर का क्या उद्देश्य होगा?
ज्यादा से ज्यादा दवा बिके तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा दवा आपको खिलाएगा तो बीमारी होगी 1 और गोलियां खिलाएगा 20। 4 गोली सुबह खाओ, 4 दोपहर को खाओ, 4 शाम को खाओ, 4 रात को खाओ, और ऐसे कहेगा गोलियां ही गोलियां खाओ, सब्जी मत खाओ, दाल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सब्जी की जगह गोलियां मत, ऐसे बता। क्योंकि उसका लालच क्या है, ज्यादा दवा मिलेगी ज्यादा कमीशन। और ये जो दवाएं हैं ना, इन दवाओं में डॉक्टर का कमीशन 35 से 40% है, और जो बेचने वाला केमिस्ट और ड्रगिस्ट है ना, उसका भी कमीशन 35 से 40%। तो आप सोचो जब डॉक्टर और बेचने वाले को इतना कमीशन, तो बनाने वालों को कितना होगा। मैंने भारत की 10 बड़ी दवा कंपनियों का हिसाब निकाला। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक है जॉनसन एंड जॉनसन, एक है सीवागार्डी, एक है ग्लेक्सो। ऐसी 10 कंपनियों का हिसाब निकाला तो उनकी एक एक दवा में मुनाफा 20,000%। एक दवा, वो मुनाफा किसकी जेब से जाएगा, आपकी जेब से जाएगा। डॉक्टर उसमें से लेगा 35-40%, बेचने वाला उसमें से लेगा। फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का जानवर पैदा हुआ है इस देश में, जो हर समय डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाता रहता है, उसका कमीशन जाएगा। ये सारा धंधा कमीशन होने का है, आपको ठीक करने से कुछ लेना देना नहीं, कमीशन है। इस कमीशन के चक्कर में डॉक्टर हो गया लालची, तो वो लिखता है लंबी लंबी दवाओं की लिस्ट, और वो दवाएं जरूरत ही नहीं करती, आप खाते रहते। इसलिए मैंने कहा बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। और दूसरा डॉक्टर का एक लालच है कि आप थोड़े भी बीमार पड़े तो सबसे पहले आईसीयू में भर्ती करेगा, आजा भाई इसमें, क्योंकि आईसीयू में काटने को अच्छा मिलता है। जैसे बकरे को काटते हैं ना, वैसे आईसीयू में कर देते हैं डॉक्टर, और हर दिन का किराया लगेगा होटल के किराए में, और मशीन लगा के नाटक की बहुत करेगा। हाँ, वो ऐसी मशीन लगाएगा, आपको लगेगा बड़ा जोरदार काम हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है, पैसे लूटने का खेल है। जब सांस लेने की ताकत नाक में है तो आईसीयू की क्या जरूरत। भगवान ने ये नाक तो इसीलिए बनाई है, लेकिन आपसे पैसे कैसे लूटेगा, ऐसे बोलेगा तो आप दोगे नहीं, तो आईसीयू भर्ती करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का बिल 50,000 का बनाएगा, 70,000 का बिल बनाएगा, लूट लेगा। और आईसीयू से भी ज्यादा खतरनाक एक मशीन है वेंटिलेटर। आपको मरने का समय आएगा तो भी छोड़ेगा नहीं ये हरामी डॉक्टर। ये क्या करेगा, वेंटिलेटर पर मिलेगा और मशीन चलेगी। मरीज तो मर गया, मशीन चल रही, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, और किराया लग रहा है। फिर एक दिन कहकर भी मर गया, वो तो 10 दिन पहले ही मर गया था, वो 10 दिन का भी पैसे लेगा। डॉक्टर जो है ना, कसाई है, यमराज का भाई। मुझे कई बार लगता है यमराज तो बहुत दयालु है, वो तो खाली जान लेता। डॉक्टर तो पैसे भी निकालेगा, जान भी लेगा, घर बिकवा देगा, खेत बिकवा देगा, गहने बिकवा देगा, दिवालिया कर देगा। और आजकल के बेईमान डॉक्टर पता है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो, कान में पूछते हैं इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या, माने अच्छे से बकरे को हलाल करो अगर बीमा है तो। ये डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, जिंदगी में कभी मत फंसो। तो आप बोलो क्या करना, बीमार मत पड़ने। बीमार नहीं पड़ने के लिए 4 नियम बताता हूं आपको, जिनका पालन करो आज। बीमारी आई तब तो योग प्राणायाम करना, और जो मैंने इलाज बताया वो इलाज करना। सब चीज का इलाज अपने घर में है, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर बीमारी का इलाज घर में है। आपने तो 2, 4, 10 ही इलाज पूछे, मुझे तो उम्मीद थी कि आप और ज्यादा पूछो। ड्रग एडिक्ट बहुत बढ़िया इलाज है, जिसको वो गाय के मूत्र में, तो शराबी आदमी को गोमूत्र देगा, सब नशा छोड़ देगा, देख लेगा।
गोमूत्र पीते ही सब नशे छूट जाते, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, अफीम का, चरस का, मारिजुआना का, सब नशे छूट जाते, क्योंकि गोमूत्र में भरपूर सल्फर है। सल्फर शरीर में पहुंचते ही उसको नशा करने की आदत ही खत्म हो जाती है, क्षय नहीं होती। जी के भक्त भाई साहब गांजा बहुत पीते हैं। हाँ, वो इसलिए सल्फर की पूर्ति करते। ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? ये जो गांजा है ये तो ऑर्गेनिक है, लेकिन गांजे का जो सल्फर है ना, उसका जो एल्केलिनिटी है, उसकी क्षारीयता है, वो गड़बड़ है। तो उससे ये कहो गांजा की बजाय ये मूत्र पीते। शंकर जी का है कि नहीं, बैल कहां से आया? गाय से आया, तो गाय का मूत्र पी ले भाई, शंकर जी का भगत है। गांजा पीने से अच्छा है दूध पीना। मतलब गाय को दूध रोटियां देते हैं, बैल को नहीं देते बिल्कुल। हाँ, तो बैल को पी दीजिए। अब जो है, मैं और एक बढ़िया बात बताता हूँ कि जो लोग गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, नशा करते हैं, उनका नशा छुड़ाना है, तो उसके लिए और एक सल्फर है अपने पास। गाय मूत्र में तो सल्फर है ही, सबसे ज्यादा और एक चीज में सल्फर है, उसका नाम है अदरक। अदरक, जिंजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अदरक। अदरक खिलाओ। कैसे खिलाएं? सब नशेड़ी लोगों को कहो कि अदरक मुंह में रख के चूसा। अदरक ले लें, छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूस, उसका छिलका का नशा छूट जाए, हर तरह का नशा छूट जाए। और प्राणायाम करें। प्राणायाम से क्या, थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है शरीर को। ऑक्सीजन मिले तो शरीर का सारा एक्टिविटी अच्छा रहता है, तो शरीर भी कुछ सल्फर एज्यूम करता है, रिसीव करता है। प्राणायाम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सब बीमारी का इलाज है अपने पास। पैरालिसिस का इलाज जो है ना, घर में नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप थोड़ा करने की कोशिश करिए। पैरालिसिस अगर हो गया तो एक तो ये करिए कि नाक में गाय का घी डालें, प्राणायाम करें, सब प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और एक होम्योपैथी की दवा, उस दवा का नाम है कॉस्टिकम। बाजार में मिलती है कॉस्टिकम, CAUSTICUM, कॉस्टिकम। और इस दवा की जो ताकत है वो 1000 है। कॉस्टिकम पर 1000 पोटेंसी की 3 खुराक दे दीजिए, प्राणायाम रोज कराइए, गाय का घी नाक में डालिए, पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। पेट दर्द की तो बहुत दवाएं अपने घर में है। अजवाइन है ना, भून के तवे पे काले नमक के साथ खा लो, पेट दर्द की। हींग ले लो, पेट दर्द की। जीरा भून के खा लो, पेट दर्द की। पुदीने के पत्ते का रस पी लो, पेट दर्द की। पेट साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होता, इसके लिए क्या करें? एक तो आप गोमूत्र पी लो, बहुत अच्छे से पेट साफ होता है, सबसे आसान है। दूसरा, मुनक्का खाओ, खूब पेट साफ। मुनक्का ना मिले तो किशमिश खाओ, खूब पेट साफ। और अगर ये काम करो, खाने को खूब चबा चबा के खाओ, पेट बिल्कुल साफ हो। जल्दी खाना खाओगे, पेट साफ नहीं, चबा चबा के, धीरे धीरे, खूब पेट साफ। गैंग्रीन की सबसे अच्छी दवाई है ये गेंदे का फूल है ना, गेंदा नहीं, क्या है ये गेंदे का फूल गैंग्रीन की सबसे अच्छी दवा। न सिर्फ इससे गैंग्रीन ठीक होता बल्कि ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ठीक होता। सबसे अच्छी दवा है। क्या करना, इसके जो पीले पीले पत्ते हैं ना, ये निकाल के इसकी चटनी बनाओ, गाय के मुंह की। चटनी किसमें बनाएंगे? गाय के मुंह, पानी में नहीं बनाएंगे। पत्ते निकालो, पीसो, गाय के मूत्र में चटनी, उस चटनी को लेप कर दो जहां गैंग्रीन हो गया। 6 से 8 महीने में बिल्कुल गैंग्रीन ठीक हो जाता है जड़ से, और नए सेल्स बन जाते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी इससे ठीक हो जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में कोई बड़ा घाव हो जाता है, पांव में, हाथ में, कहीं भी भरता नहीं,
वो इस गेंदे के फूल से करता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, ये गेंदे का फूल फालतू मालाओं में बर्बाद मत करो, ये बहुत बड़ी दवा है। ये हमारे जैसे लोगों को माला डाल डाल के बर्बाद करते हैं। हम तो बिना माला के लिए अच्छे हैं, और माला तो तब डाली जाती है जब आदमी मर जाए। ये जिंदे आदमी को माला नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं माला पहनता हूं हाथ में ले, आप डालना बंद कर दो। ये माला जो है ना भगवान के लिए है, और यार ये जो है ना दवाई के लिए। खराब मत करो। गेंदे के फूल घर में लगा, माने गेंदा लगा के रखो। ये फूल किसी भी घाव को भरता है। मैंने इतने बड़े बड़े घाव भरे हैं इस गेंदे के फूल से। किसी को गोली लगती है, राइफल की गोली लगी, तो गोली जहां से जाएगी वहां तो छोटा छेद होता है, जहां से निकलती है वहां पूरा बड़ा होता है। वो घाव भी इसी गेंदे से बनता है। गोली का घाव, बम का घाव, पिस्तौल की गोली का घाव, तमंचे की गोली का घाव, छर्रे का घाव, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं शरीर में, उसका घाव भी इसी से भरता है, गेंदे के फूल से। ये बहुत काम है। जल जाए तब भी ये काम है। जले हुए पे चटनी लगा दो, एकदम ठंडक कर देता है और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और इस गेंदे के फूल का रस निकाल के बोतल में भर के रखो, सालों साल सुरक्षित रहता, खराब नहीं होता। उस रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर में डिटॉल इस्तेमाल करते हैं, वैसे गेंदे के फूल का रस इस्तेमाल हो। डिटॉल की जगह, सेवलॉन की जगह, हाँ विदाउट प्रिजर्वेटिव, कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? हमारे में खाना नहीं डालना चाहिए। और एक काम करना, अगर आप खेती करते हैं ना, तो खेत की जो मेड़ होती है ना, उस पर गेंदे के फूल लगा दें। आपके खेत में कभी कोई कीड़ा नहीं घुसेगा, कोई कीड़ा नहीं घुसेगा। और जिंदगी पर कीड़े मारने के लिए दवा नहीं डालनी पड़ेगी। कितनी जोरदार चीज, क्योंकि गेंदे के फूल को कोई कीड़ा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। ल्यूकोडर्मा के लिए आप करो, एक आता है बाबूची। बाबूची एक आयुर्वेद की लकड़ी है, हमारा बेवची बोलते हैं, बेवची कहते हैं, तो बाबूची कहते हैं अपने। तो बाबूची को गाय के मूत्र में घिसो, और नीम की छाल वो भी गाय के मूत्र में घिसो, दोनों बराबर मात्रा में लगाओ। जहां जहां सफेद दाग हो गए, बिल्कुल दाग ठीक हो। प्राणायाम भी करो साथ। एनीमिया की तो बहुत अच्छी दवा है। रोज 1 कप अनार का रस पियो, बस रोज। जड़ से एनीमिया की। और प्राणायाम भी करो। प्राणायाम तो हर एक में जोड़ लो, बोनस है। कमर दर्द तो ऐसी ठीक हो जाती है। ज्यादातर कमर दर्द का कारण क्या है वो पता कर लो। जैसे ज्यादा काम किया, कमर दर्द हो गया। ज्यादा काम के कारण अगर कमर दर्द है तो दूध और घी मिला के पी लो, थोड़ी हल्दी भी डाल दो। कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी कमर दर्द होता है, उसके लिए चूना खाओ। गेहूं के दाने के बराबर चूना पानी में मिला के पी लो, दही में डाल के खा लो, छाछ में मिला के पी लो, कमर दर्द की हो जाए। गठिया के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम वो तो करना ही है। और मेथी दाना खाओ, मेथी दाना, मेथी है ना, रात को पानी में भिगो दो, 1 चम्मच मेथी, 1 गिलास पानी, सवेरे तक वो फूल जाएगी। उस मेथी को चबा के खाओ, पीछे से कोई पानी पी, और रोज प्राणायाम करो, गठिया ठीक हो। स्टोन की समस्या घर में ठीक नहीं होगी, इसके लिए दवा चाहिए।
एक तो आयुर्वेद में दवा आती है, उसका नाम है पत्थर चट्टा।